दैट वाज अबाउट ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन, राइट। ऑर्डर कैसे निकालना ये हमने पढ़ लिया था कल, है ना। किसी रिएक्शन का ऑर्डर कैसे निकालना ये याद समझ आ गया सबको, कैसे निकालना होता है बच्चों, हाँ या ना? यस सर। ठीक है, तो देखिए जरा इसकी आगे की स्टोरी है। मान लीजिए एक रिएक्शन थी हमारी, अब हम बात करेंगे आज नए टॉपिक की, जिस टॉपिक का नाम है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ऑर्डर कैसे निकालते हैं पहले तो ये समझ लेना। हम किसी भी रिएक्शन का पहले रेट लॉ निकाल लेते हैं, मतलब रेट निकाल लेते हैं किसी भी रिएक्शन का। जैसे एग्जांपल के तौर पे यही रिएक्शन है हमारे पास, N2 + 3H2 gives 2NH3, ये एक रिएक्शन है। तो मैंने कहा इसका रेट निकालो, तो आपने कहा सर रेट इज इक्वल्स टू K, N2 का कंसंट्रेशन है और उसका मोलर कोएफिशिएंट 1 है, तो पावर 1 हो जाएगी, और H2 का मोलर कोएफिशिएंट 3 है, तो पावर 3 हो जाएगी। तो ऑर्डर कहता है कि आपके रेट लॉ के अंदर, रेट लॉ में जो कंसंट्रेशन टर्म्स हैं, कंसंट्रेशन टर्म है, उनकी जो पावर्स हैं, उन पावर का आप क्या कर दो, सम कर दो, तो क्या निकल के आ जाएगा, ऑर्डर निकल के आ जाएगा। क्या मेरी बात समझ आ रही है? जल्दी बोलो, हाँ या ना। ऑर्डर कैसे निकल के आ रहा है, बात समझ आ रही है? यस सर। क्या सिंपल भाषा में कहें तो, जो आपकी स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स दिए हुए हैं किसी भी रिएक्शन के अंदर, उन सब जब रेट लॉ लिखते हैं तो उन पावर्स का सम जो होता है वो बेसिकली क्या है, हमारा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है, हाँ या ना। तो अगर इसकी लैंग्वेज की बात करें तो बेसिकली ये है क्या, सम ऑफ पावर ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स, वो भी किसमें, किसमें, रेट लॉ में, इन रेट लॉ एक्सप्रेशन। एम आई क्लियर? यस सर। अब यहां से कई सारी चीजें निकल के आएंगी। यहां से अगर इसी रिएक्शन की बात करूं तो इसका ऑर्डर कितना निकल के आया बच्चों, इसी रिएक्शन का ऑर्डर कितना आया, इसका ऑर्डर निकल के आ गया 1 + 3 दैट इज इक्वल्स टू 4 ऑर्डर। ऑर्डर कितना आ रहा है इसका, 4। लेकिन असल बात में अगर हम देखें तो किसी भी रिएक्शन का ऑर्डर मैक्सिमम 0, 1 या सेकेंड ऑर्डर होता है, थर्ड ऑर्डर रिएक्शन भी हमारे पास नहीं होती, ठीक है। तो यहां पे तो हमारा कितना आ रहा है, ऑर्डर 4 आ रहा है। क्या मतलब हम कुछ गलत कर रहे हैं? नहीं, हम गलत नहीं कर रहे। एक्चुअली जो हमें रिएक्शन दी हुई है वो रिएक्शन ही ये है, N2 + 3H2 gives 2NH3। तो इसका मतलब मुझे रिएक्शन जो दी गई है मैं तो उसी के हिसाब से लिखूंगा। लेकिन बात सारी ये होती है कि किसी भी रिएक्शन का जो हम रेट कैलकुलेट करते हैं वो सिर्फ और सिर्फ देख के आप रेट को जज नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? इसके पीछे एक रीजन है, बिकॉज रेट ऑफ अ रिएक्शन, ये पॉइंट लिख लेना आप लोग सभी, रेट ऑफ रिएक्शन कैन नॉट बी मेयरली डिटरमाइंड, मतलब सिर्फ देख के ही, मेयरली डिटरमाइंड बाय लुकिंग एट द रिएक्शन। सिर्फ रिएक्शन को देख के आप रिएक्शन का रेट कैलकुलेट नहीं कर सकते। इसके पीछे कारण क्या है, क्योंकि जब हम रेट निकालते हैं तो रेट पता होने के लिए रिएक्शन हुई कैसे, एक्सपेरिमेंटली कैसे हुई है, वो पता होना हमें जरूरी है। क्या मेरी बात समझ आ रही है, हाँ है ना। बिकॉज इट इज एन एक्सपेरिमेंटल वैल्यू। कैसी वैल्यू है ये, एक्सपेरिमेंटल वैल्यू, नॉट दी थ्योरेटिकल वैल्यू। ये कोई थ्योरेटिकल वैल्यू नहीं है, ये कैसी वैल्यू है, एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है। एम आई क्लियर टू ऑल? फिर से रिपीट कर रहा हूं जिन बच्चों ने अभी ज्वाइन किया है, हम बात कर रहे हैं यहाँ पे आज ऑर्डर की, और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैसे निकाला जाता है ये सीख लीजिए। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकालने के लिए पहले हमें पता होना चाहिए कि रिएक्शन के अंदर क्या चीज गिवन है। तो हम जानते हैं कि जब हम रिएक्शन की बात करते हैं तो जस्ट अ मोमेंट, जब आप रिएक्शन की बात करते हो तो रिएक्शन की बात करते हुए
आपको रिएक्शन को देख के आप रिएक्शन का रेट लिखते हो, जैसे आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, एक रिएक्शन लिखी है मैंने यहाँ पे, N2 + 3H2 gives 2NH3, दिख रहा है सभी को? हाँ या ना? यस सर। अब N2 + 3H2 gives 2NH3 का मैंने रेट निकाला, तो रेट कितना निकल के आया? रेट इज इक्वल्स टू K N2 की पावर 1 और H2 की पावर 3। तो मैंने कहा ऑर्डर क्या होता है किसी भी रिएक्शन का, तो वो भी बता दिया। ऑर्डर जो है नीचे देखो, ध्यान से पढ़िएगा सभी लोग। ऑर्डर जो है किसी भी रिएक्शन के अंदर वो सम होता है, किसका सम होता है? सम ऑफ पावर ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इन रेट लॉ एक्सप्रेशन। कि रेट लॉ एक्सप्रेशन में जो पावर्स दी हुई है इनका अगर मैं सम कर देता हूं तो क्या निकल के आता है? मेरा ऑर्डर निकल के आता है। क्या मेरी बात समझ आ रही है? तो यहाँ पे कौन कौन सी पावर थी? एक 3 था और एक 1 था, मैंने दोनों को जोड़ा तो क्या निकल के आ गया? ऑर्डर 4। लेकिन इन रियलिटी किसी भी रिएक्शन का मैक्सिमम जो ऑर्डर होता है ना, वो सेकंड ऑर्डर तक हम स्टडी करेंगे। तो 0 ऑर्डर हो सकती है रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर हो सकती है, या फिर सेकंड ऑर्डर हो सकती है। इससे ज्यादा ऑर्डर की रिएक्शन स्टडी कर पाना आसान नहीं होता। एम आई क्लियर? जल्दी बोलिए हाँ या ना। यस। तो क्या जो हमने लिखा है वो गलत लिखा है? मैंने जैसे बताया अभी थोड़ी देर पहले, नहीं हमने गलत भी नहीं लिखा। होता क्या है कि जो हमें दिखाई दे रहा है वो गलत नहीं है, और इसके पीछे कारण क्या है कि जो आपको दिखाई दे रहा है वो एक थ्योरेटिकल वैल्यू है, और किसी भी रिएक्शन को होने के लिए एक्सपेरिमेंटली उसका होना बहुत जरूरी है, और मुझे पता होना चाहिए कि वो एक्सपेरिमेंटली कैसे हुई। तो इसीलिए हम किसी भी रिएक्शन को देखकर जज नहीं कर सकते कि रिएक्शन का रेट क्या है, क्योंकि जो रेट होता है इट इज नॉट जस्ट एन थियोरेटिकल वैल्यू, नॉट जस्ट अ थियोरेटिकल वैल्यू, रादर इट इज एन एक्सपेरिमेंटल वैल्यू। ये कैसी वैल्यू है? एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है, थियोरेटिकल वैल्यू नहीं है। क्या मेरी बात समझ आ रही है? क्या सभी बच्चों को क्लियर हुई ये बात? जल्दी बोलिए। अवनी, इशिता, ध्रुव, इज इट क्लियर? यस सर। यस सर। ठीक है, ओके आगे सुनिए अब इसके। तो अब जैसे मान लीजिए इसी रिएक्शन के लिए मैं आपसे पूछ ही बैठता कि चलो बताओ फिर ये रिएक्शन का असल ऑर्डर क्या है, तो आपको मुझसे पूछना चाहिए था कि ये बताओ पहले इस रिएक्शन का मैकेनिज्म क्या है। व्हाट इज मैकेनिज्म? पहले तो ये समझ लो, किसी रिएक्शन को होने में उसमें कौन कौन से स्टेप्स इन्वॉल्व है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उस रिएक्शन का मैकेनिज्म। क्या मैंने क्या कहा? व्हाट इज मैकेनिज्म? जल्दी बोलो, जल्दी बोलिए। व्हाट इज मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन? Steps involved in the reaction. यस, स्टेप्स इन्वॉल्व इन द रिएक्शन। तो मैंने कहा ये रिएक्शन ऐसे हुई, N2 + H2 gives 2NH, पहला स्टेप। फिर अगले स्टेप में 2NH में हमने क्या जोड़ दिया? H2 डाल दिया, तो ये क्या बन गया? 2NH2 बन गया। और लास्ट स्टेप में 2NH2 में फिर से आपने H2 डाल दिया, और ये क्या बन गया? 2NH3 बन गया। जिसमें से ये वाला स्टेप क्या है? आपका स्लो स्टेप है। ये वाला स्टेप क्या है? फास्ट। और ये वाला स्टेप भी क्या है? फास्ट। ध्यान रखना, किसी भी रिएक्शन का जो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है, क्या कहा मैंने? किसी भी रिएक्शन का जो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है वो हमेशा रिएक्शन का सबसे स्लो स्टेप होता है। क्या बोला मैंने? सबसे स्लो स्टेप रिएक्शन का रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है। इट मींस किससे निकालेंगे आप रेट? इस वाले स्टेप से। तो बताइए रेट कितना हो गया? रेट हो गया आपका, रेट इज इक्वल्स टू K N2 की पावर 1 और H2 की पावर 1। क्या रेट समझ आ गया निकालना? हाँ या ना? जल्दी बोलो, जल्दी बोलिए। रेट निकालना क्लियर हुआ क्विकली? Yes, sir. अगर रेट निकालना क्लियर हो गया तो आप मुझे बताओ व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ दिस पर्टिकुलर रिएक्शन। ऑर्डर क्या होता है? जो Second रेट order Two. होगा। वेरी गुड। जो रेट लॉ है, रेट लॉ में जो पावर्स है उनका सम, तो कितना हो गया? 1 + 1। ये कितना आ गया आपका? 2। अब ये जो 2 है ना, ये एग्जैक्ट इस रिएक्शन का ऑर्डर है। बताओ क्यों है एग्जैक्ट ऑर्डर? क्योंकि क्या दे रखा है आपको इस रिएक्शन का? मैकेनिज्म। और मैकेनिज्म हमेशा कब निकालते हो आप रिएक्शन को? जब आप एक्सपेरिमेंटली करते हो। क्या मेरी बात समझ आ रही है? हाँ या ना? Yes, sir. तो हम किसी भी रिएक्शन के ऑर्डर को जज तभी करेंगे जब रिएक्शन का मैकेनिज्म दिया होगा, और अगर मैकेनिज्म नहीं दिया हुआ तो जो भी हमें लिख के दे दिए, जैसे मान लो ये एक रिएक्शन होती,
ए प्लस 4b गिव्स प्रोडक्ट, और मैं आपसे कहता बताओ इस रिएक्शन का ऑर्डर क्या है, निकाल पाते? रेट क्या लिखते, जल्दी बोलो, व्हाट इज रेट? ए की पावर 1 और बी की पावर 4, हाँ या ना? Yes, sir. क्योंकि और कोई तरीका ही नहीं है हमारे पास, हमें क्या नहीं पता, इस रिएक्शन का मैकेनिज्म नहीं पता, तो इसका ऑर्डर कितना निकल के आता है आपके लिए? 1 + 4 दैट इज इक्वल्स टू 5। लेकिन अंदर से हम जानते हैं किसी भी रिएक्शन का ऑर्डर 5 नहीं हो सकता, लेकिन हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि जो हमें दिया हुआ है हमने उसी रेट लॉ से क्या किया, ऑर्डर कैलकुलेट कर दिया। क्या मेरी बात समझ आ रही है? हाँ या ना? Yes, सर sir. अगर मैकेनिज्म नहीं दिया तो ऐसे ही निकाल देना। यस, अगर मैकेनिज्म नहीं दिया होगा तो आप एज इट इज निकाल दोगे। क्या मेरी बात समझ आ गई? अब एक इंपॉर्टेंट बात, आप मुझे बताओ रेट की यूनिट क्या होती है? रेट होता क्या है? व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ रेट? रेट का फॉर्मूला क्या होता है अपनी? चेंज इन, अपनी रेट का फॉर्मूला क्या होता है? चेंज इन, रिवाइज भी नहीं किया, चेंज इन कंसंट्रेशन अपॉन टाइम टेकन, यही पढ़ा था। यस सर। तो कंसंट्रेशन मतलब क्या होता है? मोलारिटी, मोल पर लीटर। मोल पर लीटर हो गया, मोल पर लीटर पर सेकेंड। पर सेकंड कह लो या पर मिनट कह लो या पर आर कह लो, ये आर की आपकी यूनिट आ जाएगी। आ गई आर की यूनिट? सेकेंड। अच्छा, अब मुझे आप बताओ ए जो है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ए रिप्रेजेंट कर रहा है कंसंट्रेशन की मोलारिटी, और बी भी क्या कर रहा है? रिप्रेजेंट मोलारिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है ना? तो ध्यान रखना Yes, sir. कंसंट्रेशन की भी यूनिट क्या होती है? वो होती है मोल पर लीटर। ओके, तो यानी कि ये वाली यूनिट फिक्स है, इनकी वैल्यूज भी, इसकी वैल्यू भी फिक्स है यूनिट की, इसकी वैल्यू भी फिक्स है यूनिट की। बताओ किसकी वैल्यू चेंज होने वाली है? वैल्यू हर बार चेंज हो सकती है, किसकी? के की वैल्यू, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? रेट कांस्टेंट। तो रेट कांस्टेंट की वैल्यू चेंज हो सकती है डिपेंडिंग अपॉन, किस पे डिपेंड करता है ये? कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पर डिपेंड करता है। कैसे? मैं भी प्रूव करता हूं आपके सामने, देखो। मान लो एक रिएक्शन है, आप बताना मुझे, H2 प्लस हाफ I2 गिव्स 2 H2I, सॉरी H2I बन गया हमारा। और इस रिएक्शन के अंदर अगर मैंने आपसे कहा रेट निकालो, तो रेट कितना हो जाएगा? जल्दी बोलो, रेट इक्वल्स टू, जल्दी बोलो, रेट इक्वल्स टू कितना आया? अरे बोलो, H21 के H2 की पावर 1, I2 की I2 पावर की I2 1 की by पावर कितनी हो गई? हाफ। बताओ ऑर्डर कितना हो गया इसका? हाफ। 3/2। 1.5 या फिर 3/2, एक ही बात है। क्या मेरी बात समझ आ रही है सभी को? क्या मेरी बात समझ आई बच्चों? हाँ या ना? Yes, Yes, sir. sir. अपनी क्लियर है ये? प्लीज रेज योर हैंड जितने समझ आ गया, जितने बच्चों को। पलक, अवनी, ऐश्वर्या, इशिता, राका, क्लियर है ये? अक्षत क्लियर है या नहीं? हाँ सर। ठीक है। अब मैंने कहा इस पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए, इस ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के लिए आप जरा यूनिट निकालिए, रेट कांस्टेंट की यूनिट निकालनी है आपको। रेट कांस्टेंट के की आपको यूनिट निकालने के लिए कहा गया, यूनिट निकालो। तो ध्यान रखिए फॉर्मूला क्या है? रेट इज इक्वल्स टू के H2 की पावर 1 और I2 की पावर हाफ, यही है ना? अब मैं क्या करूंगा, यहां पे ध्यान देना, रेट की यूनिट क्या होती है? जल्दी बोलो, रेट की यूनिट क्या है? मोल पर लीटर अपॉन नीचे क्या हो गया? सेकंड। के ऐसे का ऐसे, यहाँ पे H2 क्या है? कंसंट्रेशन, यानी क्या हो गया ये? मोल पर लीटर। इसकी पावर कितनी है? 1। और ये भी कितना है? मोल पर लीटर। इनकी पावर कितनी कितनी है? हाफ। तो के को यही रहने दो। ये कितना हो गया? मोल, पावर जोड़ दो, कितना हो गया मोल की वैल्यू? 3/2। और लीटर की वैल्यू भी कितनी हो गई? 3/2। क्या मेरी बात समझ आ रही है? हाँ या ना? अरे जल्दी बोलो। Yes, sir. सही है। अब यहाँ पे के की वैल्यू निकालनी है। ये कितना है? मोल 3/2, और ये कितना है? मोल की पावर 1। बताओ मोल कितना रह गया आपके पास? जल्दी बोलो, मोल कितना रह गया?
इस मोल को डिवाइड में ले आओ यहां पे, तो K इज इक्वल टू कितना हो गया हमारा, K हो गया मोल 3/2 अपॉन, इसको नीचे लाया तो कितना हो गया ये, नहीं सॉरी नीचे ये आएगा मोल 1 अपॉन मोल 3/2। मेरी बात समझ आ रही है? और लीटर 3/2 ऊपर चला गया और नीचे लीटर एज इट इज है इंटू 1/2 एज इट इज है। हाँ है ना? जल्दी बोलिए, अरे जल्दी बोलो बच्चों, एम आई क्लियर? ये बेसिक मैथ्स तो आता है या नहीं आता? यस सर। ये कितना हो जाएगा मोल की पावर, जल्दी बोलो। मोल हो जाएगा -1/2, लीटर हो जाएगा +1/2 और सेकंड कितना हो गया -1। क्या मेरी बात समझ आ गई? यस सर। तो K की यूनिट डिपेंड कर रही है कंसंट्रेशन पर, और कंसंट्रेशन डिपेंड किस पे कर रही है, रिएक्शन के ऑर्डर पर, कि रिएक्शन में सबसे स्लोएस्ट स्टेप क्या था, उसमें क्या वैल्यू आएगी, उससे हम क्या निकालने वाले हैं, ऑर्डर निकालने वाले हैं। ठीक है, जैसे एक क्वेश्चन और करते हैं, फिर आपको आइडिया हो जाएगा, बताना मुझे आप। अगर मैंने कहा A + 2B गिव्स प्रोडक्ट, तो बताओ पहले अक्षत की इसका रेट लॉ क्या होगा? रेट इज इक्वल टू, जल्दी बोलो आंसर बताना क्विकली बिना रुके। रेट इज इक्वल टू, बोलो बेटे, K के A की पावर 1 वेरी गुड, और B बी की पावर कितनी हो जाएगी, स्क्वायर, यही आएगा। अब नहीं यही आएगा बेटे, हाँ या ना? इसका ऑर्डर कितना आ गया, ऑर्डर आ गया 1 + 2 दैट इज इक्वल्स टू 3। अगर मैंने कहा इसमें K की यूनिट निकालो, निकाल लोगे? मोल पर लीटर 1/2, K को ऐसे ही रहने दिया, और ये कितना हो जाएगा, A इज कंसंट्रेशन, और क्या होता है कंसंट्रेशन, मोल पर लीटर, पावर कितनी है 1 पावर 1। B कितना हो गया मोल पर लीटर, मोल पावर 2 अपॉन में क्या हो गया लीटर पावर 2। हाँ या ना? अब इनकी वैल्यूज जोड़ दो जल्दी से, तो ये कितना हो जाएगा, K मोल कितना हो गया क्यूब, और लीटर भी कितना हो गया क्यूब। ये क्या हो गया मोल अपॉन क्या हो गया पर लीटर, और ये क्या है हमारा सेकंड। बताओ K की वैल्यू कितनी आने वाली है, जल्दी बोलो। K हो जाएगा आपका मोल मोल टू द पावर -2 अपॉन मोल क्यूब, और ये आ जाएगा लीटर क्यूब अपॉन नीचे लीटर और 1/2। आंसर इसके आज सबको आता है। ये हो जाएगा मोल की पावर -2, लीटर की पावर स्क्वायर, और साथ में सेकंड -1। एम आई क्लियर टू ऑल? ये बात समझ आ Yes, गई sir. सभी बच्चों को? प्लीज रेज योर हैंड जितने लोग को समझ आ गया ये, क्विकली रेज योर हैंड। खुशी, अक्षत, क्लियर है? जल्दी बताइए, प्लीज रेज योर हैंड अगर ये समझ आ गया तो। पलक और अक्षत, ठीक है, समझ आ गया सबको लगभग। अब आगे देखिए इसके तुरंत बाद, अब आता है, हम जनरली तीन ऑर्डर की बात कर रहे थे अभी, जीरो ऑर्डर रिएक्शन, फिर हमने बात की थी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की, और फिर हमने बात की थी सेकंड ऑर्डर रिएक्शन की। तो एक काम करते हैं, इनके रेट कांस्टेंट की हम यूनिट क्यों नहीं निकाल लेते हैं। तो यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट K, यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट निकालेंगे हम, यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट। ठीक है, और कैसे निकलेगा यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट, समझिएगा। इसका जनरल फॉर्मूला क्या होता है, मोल पर लीटर की पावर 1 - n, और साथ में क्या आ गया सेकेंड इनवर्स। फॉर्मूला समझ आ गया? क्या है यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट, मोल पर लीटर, पावर कितनी है उसकी 1 - n, साथ में क्या आ गया सेकेंड इनवर्स। तो जब मैं बोल रहा हूं जीरो ऑर्डर, तो n की वैल्यू कितनी है 0, फर्स्ट ऑर्डर में n की वैल्यू कितनी है 1, सेकेंड ऑर्डर में n की वैल्यू कितनी है 2। हाँ या ना? जल्दी बोलो। यस सर। ठीक है, अगर ये वैल्यू समझ आ गई तो उसके आगे का खेल, आगे की बात तुम्हें तुरंत समझ आ जाएगी।
जीरो ऑर्डर के लिए n की वैल्यू 0 पुट कर दो फॉर्मूले के अंदर, तो क्या बना, मोल लीटर 1 माइनस 0 इज सिंपली वही रह जाएगा सेकेंड इनवर्स, यानी कि यूनिट चेंज नहीं होगी, एज इट इज यूनिट आ जाएगी, मोल लीटर, मोल पर लीटर, और साथ में क्या आ गया, सेकेंड इनवर्स। हाँ या ना, बताओ फर्स्ट ऑर्डर में क्या हो जाएगी यूनिट, मोल पर लीटर 1 माइनस 1 सेकेंड इनवर्स, बताओ क्या बन गई यूनिट, सेकेंड इनवर्स। बिल्कुल खाली, क्योंकि ये तो पूरा कितना हो जाएगा 1 माइनस 1 0, ये तो पूरी वैल्यू कितनी हो गई 1 हो गई। बताओ सेकेंड ऑर्डर में क्या हो जाएगा, मोल लीटर इनवर्स की पावर 1 माइनस 2 है ना, साथ में क्या हो गया सेकेंड इनवर्स। अब 1 माइनस 2 क्या होता है -1, तो ये हो गया मोल -1 लीटर +1, साथ में क्या हो गया सेकेंड इनवर्स। क्या मेरी बात समझ आ गई सभी बच्चों को? क्विकली रेज योर हैंड अगर कंसेप्ट समझ आ गया। यूनिट जीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, सेकेंड ऑर्डर की यूनिट निकालनी सबको आ गई। अवनी, पलक, एम आई क्लियर बेटे? हैंड रेस से क्लियर करो, समझ आ गया? खुशी, यस सर। गुड गुड। अगर ये समझ आ गया तो अब इस पर बेस्ड ना कुछ क्वेश्चंस आते हैं, वो मैं क्लियर करता हूँ आपको। क्वेश्चन किस टाइप के आते हैं इसके ऊपर बेस्ड, ये 2 मार्क का क्वेश्चन आता है इसके ऊपर, पहले बताऊंगा आपको 2 मार्क का क्वेश्चन कैसे कैसे बोर्ड्स में आता है। वो बोलता है, एक सेकेंड, ये कहता है अ रिएक्शन इज सच दैट A follows second order and B follows first order kinetics। ठीक है, कहता है find the rate of reaction if first part concentration of A is doubled, second part concentration of A and B are both tripled। इनको हमने क्या कर दिया, ट्रिपल कर दिया। पहले क्वेश्चन रीड कर लेते हैं एक बार। क्वेश्चन में क्या कह रहा है, अगर ध्यान से आप देखो कि एक रिएक्शन है इस तरीके से कि A क्या फॉलो कर रही है सेकेंड ऑर्डर और B क्या फॉलो कर रही है फर्स्ट ऑर्डर। तो वो कह रहा है फाइंड द रेट ऑफ रिएक्शन इफ concentration of A is doubled और दूसरा concentration of A and B are both tripled। कैसे होगा ये समझ लो एक बार। पहले इसका हम रिएक्शन लिख के देखते हैं कि ये किस रिएक्शन को फॉलो कर रहा है। तो उसने कहा एक रिएक्शन सच दैट A follows सेकेंड ऑर्डर और B क्या फॉलो कर रहा है फर्स्ट ऑर्डर, यानी कि रिएक्शन ये है 2A + 1B gives प्रोडक्ट। क्या मेरी बात समझ आई? 2A + 1B gives प्रोडक्ट, क्लियर है हाँ या ना? कैसे पहचाना मैंने 2A + 1B है? क्योंकि A क्या फॉलो कर रहा है, जल्दी बोलो। A इज फॉलोइंग व्हाट? सेकेंड ऑर्डर। A फॉलो कर रहा है सेकेंड ऑर्डर और B क्या फॉलो कर रहा है, जल्दी बताइए? फर्स्ट ऑर्डर। B फॉलो कर रहा है फर्स्ट ऑर्डर। तो 2A + B गिव्स प्रोडक्ट, है ना? ये बनेगी इक्वेशन। इसका रेट लॉ लिखेंगे तो क्या निकल के आएगा, रेट इज इक्वल्स टू K A का स्क्वायर और B का 1। यही तो कह रहा है क्वेश्चन के अंदर, वो A क्या फॉलो कर रहा है सेकेंड ऑर्डर और B क्या फॉलो कर रहा है फर्स्ट ऑर्डर। एम आई क्लियर? हाँ या ना? Yes, sir. ठीक है, अगर ये समझ आ गया तो हमारा ये रेट 1 हो गया, इक्वेशन नंबर 1 हो गई। यहां तक कोई डाउट किसी बच्चे को? क्लियर है? Yes, sir. ठीक है, अब उसने क्या कह दिया फर्स्ट पार्ट में कंसंट्रेशन ऑफ A इज डबल्ड, तो हमने क्या किया R2 इज इक्वल्स टू K, A को लिख दिया 2A का स्क्वायर और साथ में B की पावर 1। कोई दिक्कत तो नहीं है? 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, 4 बाहर आ गया, अंदर क्या रह गया KA स्क्वायर, साथ में क्या आ गया B1, ये हो गया R2। तो R2 हो गया 4 टाइम्स ऑफ R1, क्योंकि ये किसकी वैल्यू है, ध्यान से देखो R1 की। तो R2 कितना हो गया 4 टाइम्स ऑफ R1। कितने लोग को ये बात समझ आ गई? प्लीज रेज योर हैंड जिन्हें R2 इज इक्वल्स टू 4 टाइम्स R1 समझ आ गया, हाथ खड़ा करें क्विकली सभी लोग। अवनी, अक्षत, पलक,
जल्दी बताओ समझ आया है नहीं? Yes, sir. रक्षित क्लियर है ये? रक्षित हाँ सर। ये समझ आया बेटा? तक नहीं आया? चलो बता पहले। R2 इज इक्वल टू 4 R1 वाली बात समझ आई? चल बता थर्ड सेकंड पार्ट कैसे करेगा रक्षित, तू बता। सेकंड पार्ट में क्या क्या दिया उसने? R3 इज इक्वल टू, जल्दी बोल, K। और अब A और B क्या कर दिया हमने इसमें बेटे? जल्दी बोल। ट्रिपल कर दिए हैं, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? K A क्या हो जाएगा? 3A का स्क्वायर, और B क्या हो जाएगा? 3B की पावर 1। हाँ या ना? 3 का स्क्वायर क्या होता है? 9, और इंटू 3 27 बाहर आ गया। यहाँ पे क्या हो गया? K A स्क्वायर, और यहाँ पर क्या हो गया? B1। क्या मेरी बात समझ आ रही है? R3 की। तो ये जो वैल्यू है K A स्क्वायर B1, ये किसके इक्वल है? R1 के ना। तो R3 कितना हो गया? 27 टाइम्स ऑफ R1। क्या मेरी बात समझ आ गई बेटा? जल्दी बोलिए, जल्दी बोलो, ये बात समझ आ गई हाँ या ना? Yes, sir. रक्षित क्लियर हुआ ये? हाँ सर। तो ये हमारा टाइप ऑफ क्वेश्चन एग्जाम में आता है। एक क्वेश्चन आप लोग मुझे करके दिखाइए अभी फटाफट, अगर समझ आ गया तो। ठीक है, कराऊं आगे? एक क्वेश्चन करने के लिए लिखिए सर, चलिए लिखिए। A reaction is such that A follows third order, assume कर लेते हैं, and B follows second order. कह रहा है calculate the rate if first part concentration of A is tripled and concentration of B is doubled। ये पहला पार्ट है। दूसरा पार्ट concentration of A is half and concentration of B is doubled। चलिए जल्दी निकालिए फटाफट, आपको 2 मिनट दिए दोनों पार्ट को करने के लिए, क्विकली करिए। ए फॉलो क्या कर रहा है? थर्ड ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है, तो पहले मैं इसकी रिएक्शन लिख के दिखाता हूं। थर्ड ऑर्डर मतलब 3A है, और बी क्या फॉलो कर रहा है? सेकेंड ऑर्डर, यानी कि क्या हुआ है? 2B। ये हमें क्या दे रहा है मिलके? ये हमें दे रहा है प्रोडक्ट। ठीक है, सो दिस इज एज पर द क्वेश्चन की ए फॉलो कर रहा है थर्ड ऑर्डर यानी कि 3A है, और बी क्या फॉलो कर रहा है? सेकंड ऑर्डर यानी कि 2B है। क्या मेरी बात समझ आ रही है इतने थ्रू? यस सर। अब इसमें मैं इसका रेट निकाल देता हूं, तो रेट कितना आ जाएगा? रेट इज इक्वल्स टू K A की पावर कितना बेटा? A की पावर 3 और B की पावर स्क्वायर। हाँ या ना? यस सर। ये क्या आ गया आपका? रेट 1। ये आपका फर्स्ट इक्वेशन आ गया। अगर फर्स्ट इक्वेशन आ गया, अब फर्स्ट पार्ट करते हैं हम लोग। फर्स्ट पार्ट में उसने कहा कंसंट्रेशन ऑफ ए इज ट्रिपल्ड एंड कंसंट्रेशन ऑफ बी इज डबल्ड। तो मैं क्या करने वाला हूं? R2 इज इक्वल्स टू K। ए की कितनी कर दी कंसंट्रेशन आपने? ट्रिपल कर दी है, तो 3A का क्यूब, और बी कितना कर दिया आपने? डबल कर दिया, यानी कि 2B का स्क्वायर। क्या मेरी बात समझ आ रही है? यस सर। अब 3 का क्यूब कितना? 27 बाहर आ गया। 2 का स्क्वायर कितना होता है? 4 बाहर आ गया। साथ में क्या चल रहा है? K A क्या है हमारा? क्यूब, और ये क्या है साथ में? B स्क्वायर। साथ में क्या चल रहा है आपका? R2। हाँ या ना? हाँ जी सर। अब मुझे बताओ देख के, K A क्यूब और B स्क्वायर किसकी वैल्यू है? R1 की। तो आप मुझे बताओ R2 की वैल्यू कितनी हो गई? 108 टाइम्स ऑफ R1। हाँ या ना? यस सर। बात समझ आ गई? बताओ इसका सेकंड पार्ट कैसे करोगे बेटा? अगर ये समझ आ गया तो सेकंड पार्ट ट्राई करो। तो सर इसमें होगा कि जिसमें हमने के फर्स्ट पार्ट में हमने के की वैल्यू हमने 3A क्यूब करी थी, इसमें अब हम हाफ कर देंगे। बहुत बढ़िया। और तो ये हो जाएगा A/2 का क्यूब पहले,
और बी का और डबल किया ना आपने, बी का तो सेम ही रहेगा ना, डबल लिखा 2b है। का स्क्वायर, बिल्कुल सही है। तो यहां से बाहर क्या आया, a/2 वाले से क्या बाहर आया 1/8, और 2b से क्या बाहर आया 4 बाहर आ गया, हाँ है ना। यस सर, तो ये 2 हो जाएगा 2r1, a³ और ये हो गई हमारी b तो ये स्क्वायर, 1, ये हो गया r3, ये आ गया डिवाइड में हाफ। तो r3 की हाफ वैल्यू हो कितनी आ रही है 1/2 टाइम्स ऑफ r1। क्या मेरी बात सही बच्चों को समझ आ गई? यस इज इट क्लियर टू एवरीवन? जल्दी बताइए, ये टाइप के क्वेश्चन कर लोगे Yes. ऑर्डर वाले? Yes, sir. प्लीज रेज योर हैंड जितने लोग को समझ आ गया ये ऑर्डर वाले क्वेश्चंस जो है। ये एनसीईआरटी में करना भी है हमने आज। रक्षत, पलक, अवनी, क्लियर है बेटे? सबको समझ आ गया? चलो, अगर ये समझ आ गया तो इसके आगे की बात समझो। अभी हम बात कर रहे थे ऑर्डर की, अब हम बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक की जिसका नाम है मॉलिक्यूलैरिटी ऑफ रिएक्शन। क्या बोला मैंने? क्या निकालेंगे? मॉलिक्यूलैरिटी। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और जनरली रिएक्शन में अगर थ्योरी की बात करें ना इस चैप्टर की, तो मॉलिक्यूलैरिटी जो होती है, ऑर्डर और मॉलिक्यूलैरिटी का डिफरेंस पूछते हैं आपसे एग्जाम के अंदर। ठीक है, किसका डिफरेंस पूछते हैं? मॉलिक्यूलैरिटी ऑफ रिएक्शन का। तो पहले मैं आपको मॉलिक्यूलैरिटी एक्सप्लेन कर देता हूं, मॉलिक्यूलैरिटी है क्या। इसको सिंपल भाषा में कहूं तो किसी भी रिएक्शन के अंदर असल में साइमल्टेनियसली एक समय पर कितने पार्टिकल्स, कितने मॉलिक्यूल्स आपस में प्रॉपर तरीके से इफेक्टिवली टकरा रहे हैं, उसको हम लोग क्या बोल देते हैं? मॉलिक्यूलैरिटी। क्या मेरी बात समझ आई? क्या मेरी बात समझ आई? मॉलिक्यूलैरिटी क्या है? Yes, sir. क्या कहा मैंने? रिपीट करो एक बार। मॉलिक्यूलैरिटी So, जितनी Number quick of- quickly बिल्कुल सही, नंबर ऑफ रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स। ये बात याद रखना। किसकी बात हो रही है? नंबर ऑफ रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स की, जो असल में क्या कर रहे हैं? विच कोलाइड। जो क्या कर रहे हैं? आपस में कोलाइड कर रहे हैं। वो भी कैसे कोलाइड कर रहे हैं? साइमल्टेनियसली। विच कोलाइड? साइमल्टेनियसली। और साइमल्टेनियसली कोलाइड करने से फायदा क्या है हमें? जिससे कि क्या बन जाए, क्या हो जाए? केमिकल रिएक्शन हो जाए, यानी कि टू ब्रिंग केमिकल रिएक्शन। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? मॉलिक्यूलैरिटी। क्या मेरी बात समझ आ गई? हाँ या ना? जल्दी बोलिए, क्या मेरी बात समझ आ रही है बच्चों? जल्दी बोलिए। Yes, sir. देखो, अगर हम किसी सिंपल रिएक्शन की बात करते हैं, जैसे एग्जांपल के तौर पे H2 प्लस I2 गिव्स 2HI। इस केस में आपने क्या नोटिस किया कि इस रिएक्शन का अगर मैं ऑर्डर निकालूं तो ऑर्डर कैसे निकलेगा? पहले रेट लिखो इसका। रेट कितना हो गया? जल्दी बोलो, जल्दी बोलो। इस रिएक्शन का रेट क्या हो गया? रेट इज इक्वल्स टू, रेट इक्वल्स टू के H2 की पावर 1 और I2 की पावर कितनी हो गई? 1। हाँ या ना? जल्दी बोलो, हाँ या ना? Yes, sir. इससे बताओ मुझे कितना आ गया ऑर्डर आपका? ऑर्डर निकल के आया 2। क्या मेरी बात समझ आ रही है? Yes, sir. तो अगर हम इस रिएक्शन में देखें कितने मॉलिक्यूल्स एक्चुअली कोलाइड कर रहे हैं, तो एक H2 का मॉलिक्यूल एक I2 के मॉलिक्यूल से कोलाइड कर रहा है, और इन दोनों के कोलाइड करने से ही तो HI बना। क्यों बच्चों? अगर मैं इसमें से H2 को हटा दूं और खाली I2 को रहने दूं तो क्या HI बनेगा? No, sir. और अगर मैं I2 को हटा दूं और H2 को रहने दूं तब क्या HI बन जाएगा? तब भी नहीं बनेगा। इट मींस प्रोडक्ट के बनने के लिए इन दोनों मॉलिक्यूल्स का टकराना बहुत जरूरी है, और इसीलिए मैंने कह दिया कि इस केस में जो ऑर्डर है वही इस रिएक्शन की मॉलिक्यूलैरिटी भी होगी। हाँ या ना? Yes, sir. डिफरेंस पॉइंट आते हैं हमारे, पॉइंट ऑफ डिफरेंस बिटवीन मॉलिक्यूलैरिटी एंड ऑर्डर ऑफ काइनेटिक्स। ये एग्जाम में जरूर पूछा जाता है, मैं आपको बता रहा हूं, इसको लिख भी लो, कई बार पूछा जाता है। हालांकि ये मैंने नोट्स में भी लिखा हुआ है, नोट्स में मिल जाएगा आपको। तो अगर मैं मॉलिक्यूलैरिटी की बात कर रहा हूं और इधर बात कर रहा हूं ऑर्डर की, ठीक है, तो मॉलिक्यूलैरिटी अभी मैंने क्या कहा, क्या है? बेसिकली नंबर ऑफ पार्टिकल्स या फिर रिएक्टिंग और
reacting species जो क्या कर रही है, which are participating in simultaneous collisions, हाँ या ना, जो क्या कर रहे हैं आपस में simultaneous collisions कर रहे हैं। क्या मेरी बात समझ आ रही है? जबकि ऑर्डर की बात करें तो ऑर्डर क्या था, सिंपली सम ऑफ पावर ऑफ कंसंट्रेशन टर्म्स। बच्चों याद है या नहीं? और वो भी किस में, कहां पे लिखा जाता है ये, रेट लॉ एक्सप्रेशन में। क्या पहला पॉइंट क्लियर है सही बच्चों को? फर्स्ट पॉइंट मॉलिक्युलैरिटी और फर्स्ट पॉइंट ऑर्डर का पॉइंट क्लियर है, हाँ या ना? प्लीज रेज योर हैंड, जल्दी बोलिए, फर्स्ट पॉइंट क्लियर है? Yes, sir. ठीक है। सेकंड पॉइंट अगर हम देखें तो हमने पढ़ा था ऑर्डर जो है वो कैसी वैल्यू है, ये एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है, हाँ या ना? जबकि मॉलिक्युलैरिटी जो है ये थ्योरेटिकल वैल्यू है। ये डील नहीं करता कि भाई असल में कहां पर कौन कोलाइड कर रहा है, इसको जो दिखाई दे रहा है ये उसी पर डील कर रहा है, जो दिख रहा है उसी के हिसाब से ये मॉलिक्युलैरिटी कैलकुलेट कर लेता है। लेकिन जो ऑर्डर होता है वो असल में वो किस पर बेस्ड होता है, हमारा रिएक्शन के मैकेनिज्म में इस्तेमाल होने वाले स्लोएस्ट स्टेप के अंदर जितने भी पार्टिकल्स हैं वो कितना आपस में कंबाइन कर रहे हैं और उनका सम जो है वो होता है ऑर्डर। इट मींस जो ऑर्डर है वो कैसी क्वांटिटी है, एक्सपेरिमेंटल वैल्यू, जबकि मॉलिक्युलैरिटी कैसी है, थ्योरेटिकल वैल्यू। लेकिन हाँ एक इंपॉर्टेंट बात है, आपका ऑर्डर फ्रैक्शन में हो सकता है, इट कैन बी इन फ्रैक्शन, और जीरो भी हो सकता है क्योंकि जीरो ऑर्डर रिएक्शन होती है आपकी। इट कैन बी इन फ्रैक्शन और इट कैन बी जीरो, जीरो भी हो सकता है। जबकि मॉलिक्युलैरिटी क्या होती है, इट कैन नॉट बी जीरो, ये कभी भी जीरो आपकी नहीं हो सकती। ठीक है, अच्छा ऑर्डर जब हम Fraction निकाल, में हो सकती है, क्या फ्रैक्शन में हो सकती है मॉलिक्युलैरिटी। मॉलिक्युलैरिटी फ्रैक्शन में नहीं हो सकती ना, तो इट कैन नॉट बी जीरो नॉर इट कैन बी इन फ्रैक्शन, क्योंकि हम हमेशा किसको टकरा रहे हैं, पूरे पूरे पार्टिकल को, नॉर इट कैन बी इन फ्रैक्शन। ठीक है बेटा? यस सर। अच्छा मॉलिक्युलैरिटी जब थ्योरेटिकल वैल्यू है तो ऑब्वियस ही बात है इसका मैकेनिज्म से तो दूसरे का कोई संबंध नहीं है, बताओ हाँ या ना? तो रिएक्शन मैकेनिज्म के बारे में कोई इंफॉर्मेशन, रिएक्शन मैकेनिज्म के बारे में नो इंफॉर्मेशन इट कैन प्रोवाइड, हाँ या ना? जबकि इस केस में हम रिएक्शन मैकेनिज्म को जज कर सकते हैं। रिएक्शन मैकेनिज्म बल्कि एक्चुअली में हमें हेल्प करता है, रिएक्शन मैकेनिज्म एक्चुअली हेल्प्स टू फाइंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। क्यों? क्योंकि मैं मैकेनिज्म में से कौन सा स्टेप लेता हूं, मैं मैकेनिज्म में से कौन सा स्टेप उठाता हूं, जल्दी बताइए। मैकेनिज्म में, किसी भी रिएक्शन के मैकेनिज्म में ऑर्डर लिखने के लिए मैं कौन सा स्टेप उठाता हूं बच्चों? अरे ये तो रिएक्टेंट साइड नहीं, रिएक्टेंट साइड नहीं, बस मैकेनिज्म में कई सारे स्टेप्स होते हैं, कुछ फास्ट होते हैं कुछ स्लो होते हैं। स्लो स्टेप होता है, स्लो रेट स्टेप उठाते हैं बिकॉज स्लो स्टेप इज द रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, और उस स्लो स्टेप के हम क्या करते हैं, उस स्लो स्टेप में इन्वॉल्व होने वाले रिएक्टेंट्स की पावर को हम लोग ऐड कर देते हैं। क्या मेरी बात समझ आ रही है? फिर से रिपीट करता हूं, मैंने कहा रिएक्शन के मैकेनिज्म में जो सबसे स्लोएस्ट स्टेप होता है वो हमारी रिएक्शन का रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है, और उस रेट डिटरमाइनिंग स्टेप के अंदर जो जब हम रेट लॉ लिखते हैं तो जितने भी रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन है उनकी जो पावर होती है उसका सम मेरे लिए क्या होता है, ऑर्डर कहलाता है। क्या मेरी बात समझ आ गई बच्चों? हाँ या ना? यस सर। ठीक है, अगर ये समझ आ गया तो अब मैं आपको आगे लेके चलता हूं और हम बात करेंगे इंटीग्रेटेड रेट लॉज की, जिसमें एक मैं आज कराऊंगा, एक हम कल करेंगे। इंटीग्रेटेड रेट लॉ
और इसके अंदर हम आज बात करेंगे जीरो ऑर्डर रिएक्शन की। किसकी बात करेंगे हम लोग? जीरो ऑर्डर रिएक्शन। देखो जीरो ऑर्डर रिएक्शन बेसिकली क्या होती है? जीरो ऑर्डर रिएक्शन वो रिएक्शन है जिसमें रिएक्टेंट का जो रेट होता है बेसिकली वो डिपेंड नहीं करता। किसके ऊपर डिपेंड नहीं करता? कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पर डिपेंड नहीं करता। क्या मेरी बात समझ आ रही है? क्या कहा मैंने, समझ आया? एक ऐसी रिएक्शन जिसमें रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड किस पे नहीं कर रहा? रिएक्शन की कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं कर रहा। यानी कि अगर A:2 प्रोडक्ट एक रिएक्शन है जो कि जीरो ऑर्डर वाली है, तो अगर मैं इस रिएक्शन का रेट लिखूं तो रेट कितना आने वाला है? रेट इज इक्वल्स टू K A⁻0, जो बेसिकली किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? रेट इज इक्वल्स टू K को। मेरी बात समझ आ रही है? इक्वेशन नंबर 1, हाँ या ना? जल्दी बोलो। R इज इक्वल्स टू K समझ आया सही बच्चों को? खुशी, ऐश्वर्या, Yes, sir. अवनी, क्लियर है? अब R इज इक्वल्स टू K हो गया। अब मुझे बताओ रेट का हमने एक तरीका और सीखा था, रेट इज इक्वल्स टू माइनस DA/dt। ये कितने लोगों को याद है? माइनस DA/dt। D क्या होता है? चेंज, है ना? डेल्टा A/डेल्टा D कह दो या DA/dt कह दो, ये एक ही बात है, क्योंकि किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? चेंज को रिप्रेजेंट कर रहा है। क्या मेरी बात समझ आ रही है? इशिता, अवनी, इज इट क्लियर? Yes, sir. ये कौन सी इक्वेशन हो गई? सर आप सेकंड एक बार इक्वेशन। स्टार्टिंग से फिर से समझा फिर से बता रहा हूं, ये एक जीरो ऑर्डर रिएक्शन है और जीरो ऑर्डर रिएक्शन की पहचान क्या होती है? A:2 प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है। A से क्या बन रहा है? हमारा प्रोडक्ट। तो जब मैंने इसका रेट लिखा और मेरे को ये पता है कि ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन है, तो मैं क्या लिखने वाला हूं? रेट इज इक्वल्स टू K और A की पावर कितनी? 0, हाँ या ना? यस सर। और A की पावर 0 कितना होता है? 1। तो यानी कि रेट इक्वल्स टू क्या आ रहा है? K आ रहा है। क्या मेरी बात समझ आ रही है? हाँ सर। और यही रेट का एक और तरीका भी होता है डिसअपियरेंस ऑफ रिएक्टेंट की फॉर्म में। तो मैंने लिख दिया इसको माइनस DA/dt। गलत तो नहीं है बेटे? नो सर। डेल्टा A/डेल्टा D बोल दो या माइनस DA/dt, एक ही बात बोल दो। अब D क्या होता है? स्मॉल चेंज। दोनों को मैं कंपेयर कर देता हूं, इन दोनों इक्वेशन को। तो कंपेयर किया मैंने फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन को। बताओ क्या निकल के आया? जल्दी बोलो। इक्वल्स टू माइनस DA/dt। ये आ गया K इज इक्वल्स टू माइनस DA/dt, हाँ या ना? क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो इसको, तो ये हो गया K dt इज इक्वल्स टू माइनस DA, हाँ या ना? जल्दी Yes, बोलो। sir. अब ये छोटी छोटी वैल्यू मुझे क्या करना पड़ेगा? इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा। इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स। अब आप जानते हो जब मैं इंटीग्रेशन करूंगा तो हर छोटी चीज की इंटीग्रेशन क्या होती है? बड़ी चीज होती है, हाँ या ना? वो तो क्या ये हो जाएगा? K dt इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन में माइनस DA। लिमिट कहां से कहां तक? इसकी लिमिट 0 से T की और इसकी लिमिट A0 से लेकर A की। व्हाट इज A0? इनिशियल कंसंट्रेशन। व्हाट इज A? फाइनल कंसंट्रेशन। ठीक है, तो बताओ dt की इंटीग्रेशन क्या होती है? जल्दी बोलो। T, एम आई राइट? dt की इंटीग्रेशन क्या हो गई? T हो गई, हाँ या ना? साथ में क्या आया? कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन I। और dA की इंटीग्रेशन क्या हो गई? A। बाहर साइन क्या है? माइनस। लिमिट क्या है? A0 से लेकर A, हाँ या ना? इसकी T की लिमिट क्या थी? 0 टू T। तो ये क्या बना देखा है? तो KT रह गया, साथ में क्या हो गया? I। और ये क्या बन गया हमारा? अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, दैट इज A माइनस A0। और बाहर क्या साइन लगा हुआ? माइनस का। बताओ क्या हो जाएगा साइन चेंज करेंगे तो? A2 plus I is equals to A0 minus A। बहुत बढ़िया। तो इट वुड बी, आई तो देखो कांस्टेंट है, उसको हम हटा देंगे। अभी हटाते हैं उसको कैसे। तो ये हो गया KT प्लस I इज इक्वल्स टू A0 माइनस A, हाँ या ना? जल्दी बोलो। मेरी बात समझ आ रही है बच्चों, हाँ या ना? Yes, sir. तो ये I चाहे दिखाओ या ना दिखाओ, ये बेसिकली कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन रिप्रेजेंट कर रहा है। और इसका इस्तेमाल हम क्यों करते हैं, कारण क्या है, वो मैं कारण क्लियर करूंगा अभी आपको। यहाँ पे मुझे एक बात बताओ पहले, A0 माइनस A है और इधर क्या है हमारा? KT। एम आई क्लियर? अगर यहाँ पे टाइम T इज इक्वल टू 0 ले लेता मैं, क्या ले लेता? टाइम T इज इक्वल टू 0,
तो आप मुझे बताओ आई की वैल्यू कितनी आ जाती है यहाँ पे? जब टाइम t इज इक्वल टू 0 होता तो मेरा इस रिएक्शन की बात करता हूं मैं, इसमें पहले वैल्यू पुट नहीं करता, यहां पे देख लेते हैं। इट इज kt प्लस आई इज इक्वल्स टू a, सही है। अगर टाइम t इज इक्वल टू 0 होता यानी कि रिएक्शन शुरू नहीं हुई होती तो ये वाली वैल्यू तो खत्म हो गई हमारी, 0 हो जाती पूरी की पूरी। उस समय a भी क्या होता, इनिशियल अमाउंट होता है या नहीं होता? अरे बोलो, a क्या होता उस समय? जब रिएक्शन शुरू नहीं हुई होती तो मेरे पास सिर्फ और सिर्फ क्या होता, इनिशियल अमाउंट होता रिएक्टेंट का, हाँ या ना बच्चों? Yes, Yes, sir. sir. तो क्या मैं उस टाइम पे टाइम t इज इक्वल टू 0 पे आई की वैल्यू को a नॉट कह सकता हूं? जल्दी बोलो। Yes, sir. ठीक है, तो यानी जो मेरा इंटरसेप्ट है ना वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? इनिशियल वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है, खाली इसीलिए लिखा है यहाँ पे आई मतलब कांस्टेंट, और कांस्टेंट किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? ए नॉट को, इनिशियल वैल्यू को। अच्छा ठीक है, अब मैं एक काम करता हूं, मैं यहाँ पर एक ग्राफ, पहले यहाँ पे टी की वैल्यू रखने के बाद ये वैल्यू आ गई आई इज इक्वल्स टू ए नॉट, तो हमारे पास रह गया के टी इज इक्वल्स टू ए नॉट माइनस ए। अगर मैं यहाँ से के की वैल्यू निकालूं तो कितना निकल के आ रहा है? ए नॉट माइनस ए अपॉन टी, हाँ या ना? ये फॉर्मूला समझ आ गया? K is equals to A naught minus A upon T. Is this formula clear to all? Yes, sir. Yes, sir. इसका मतलब क्या शो कर रहा है ये कि कंसंट्रेशन में बदलाव आ रहा है। पहले कितनी कंसंट्रेशन थी हमारे पास? A नॉट, फाइनल कितनी है? A अपॉन कितना आ गया? T टाइम हो गया। तो ऑब्वियस ही बात है, अगर साइन इसका नेगेटिव आ रहा है, इसका मतलब क्या है कि इनिशियल कंसंट्रेशन हमारी क्या थी? ज्यादा, A क्या थी? नहीं, नेगेटिव आ रहा है तो इसका मतलब क्या है? हाँ, इनिशियल कंसंट्रेशन हमारी अगर कम रह गई, इस केस में इनिशियल कम, अगर माइनस प्लस की बात करते हैं तो क्या हो जाएगा? देखो, अगर ये 10 थी, ये 4 है और टाइम हो गया इसमें 6 मिनट, तो ये वैल्यू क्या शो कर रहा है? प्लस 6/6 दैट इज प्लस 1। तो ये इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्ट की बात कर रहा है, लेकिन इन टर्म्स ऑफ रिएक्टेंट में उल्टा हो जाएगा, उसमें हो जाएगा a माइनस ए नॉट अपॉन टी। याद है या नहीं ये वाली बात कि जब हम रिएक्टेंट की बात करते हैं तो हमारा आंसर किस में आता है? माइनस में, क्योंकि ऑब्वियस ही बात है रिएक्टेंट लगातार कम होता जा रहा है। और जब हम चेंज निकालते हैं तो हम चेंज कैसे निकालते हैं? फाइनल माइनस इनिशियल, एम आई राइट? चेंज हम कैसे निकालते हैं किसी भी कंसंट्रेशन का? फाइनल माइनस इनिशियल। तो फाइनल कितना है? छोटा, और इनिशियल क्या था? बड़ा, तो आंसर क्या आएगा? नेगेटिव आएगा। और जितना वो रिएक्टेंट टूटेगा एग्जैक्टली उतना ही क्या फॉर्म होगा? आपका प्रोडक्ट फॉर्म होगा। क्या मेरी बात समझ आ रही है? तो ये बात समझ नहीं आई। फिर से रिपीट करता हूं, यहां पे कंफ्यूज मत होना, खाली ए नॉट माइनस ए बाई टी लिखो या ए माइनस ए नॉट बाई टी लिखो, दोनों में डिफरेंस सिर्फ और सिर्फ एक चीज का आएगा, वैल्यू पे डिपेंड होने पर। ये वैल्यू पॉजिटिव अगर दे रही है तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी अपने आप सॉल्व करने पे? नेगेटिव, हाँ या ना? Yes, sir. तो अगर जो वैल्यू पॉजिटिव आ रही है, ध्यान रखना वो किसको रिप्रेजेंट करती है? वो प्रोडक्ट फॉर्मेशन को रिप्रेजेंट करती है। कन्वेंशन कुछ भी लो आप ए नॉट माइनस ए लिखो या ए माइनस ए नॉट लिखो, बस एक बात ध्यान रखना कि जो प्रोडक्ट फॉर्मेशन होता है वो अपीयरेंस को रिप्रेजेंट करता है, और अपीयरेंस हमेशा आप प्लस से लेके चलेंगे, और जो आपका रिएक्टेंट है वो डिसअपियर होता है, और अगर वो डिसअपियर हो रहा है तो ऑब्वियस ही बात है उसके अंदर जो फाइनल अमाउंट होगा वो छोटा होगा और जो इनिशियल अमाउंट होगा वो ज्यादा होगा, इसीलिए उसका आंसर किस में आएगा? माइनस में आएगा। क्या मेरी बात समझ आ गई बेटे? Yes, sir. ये सिर्फ और सिर्फ कन्वेंशन के तौर पे मैंने इस इक्वेशन को ऐसे यहाँ पे लिख दिया है। दिस इज नोन एज जीरो ऑर्डर इक्वेशन। अब फर्स्ट ऑर्डर इक्वेशन क्या होती है, कैसे उसको डिराइव करते हैं, ये मैं आपको कल कराऊंगा। इतना पढ़कर सर, रखना। लेकिन एक्चुअल हमारा